नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्यूबिक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि दोस्तों जब भी क्यूबिक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर जब मैं आता हूं तो मेरे आने का मतलब क्या है कि या तो आप साइंस पढ़ते हैं या तो यूपी स्पेशल पढ़ते हैं, यानी जीएस की कुछ न कुछ जो है इंपॉर्टेंट लेक्चर आप लोगों के सामने जो है लेकर के हमेशा हाजिर रहते हैं। तो उसी क्रम में दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक जो सेलेक्ट कर रखा है वो सर्कुलेशन का, और सर्कुलेशन का पहला वीडियो आप लोगों के समक्ष जो है जा चुका है। ये हमारा सर्कुलेशन का पार्ट 2 है, और सर्कुलेशन के पार्ट 2 में भी पार्ट 1 की तरह ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में पार्ट 2 में भी सर्कुलेशन के पार्ट 2 वीडियो में भी हम लोग ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करते हुए चलेंगे जो आने वाले सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, और एक बड़ा अपडेट भी है कि अभी साइंस का बहुत ही अच्छा उपयोग होने वाला है रेलवे के एग्ज़ाम में, क्योंकि रेलवे की एक बड़ी वैकेंसी आ गई है और आने वाले समय में और भी रेलवे की एक बड़ी वैकेंसी आने की संभावना है। काफ़ी जो है बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, सीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था सर्कुलेशन के बारे में, सर्कुलेशन को जाना था, सर्कुलेशन की इंट्रो को समझा था कि सर्कुलेटर सिस्टम है क्या, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ों पे हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर लिया है। और उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ आज और महत्वपूर्ण चीज़ों पे हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, कल भी मैंने इस पर चर्चा किया था कि अगर जो ब्लड की बात करें तो ब्लड क्या होता है, टिश्यू होता है, रक्त क्या है, ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं। और टिश्यू में भी यह किस तरह का टिश्यू है, तो ब्लड जो है संयोजी या कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, संयोजी या कनेक्टिव टिश्यू है। यानी अगर जो हम टाइप ऑफ ब्लड की बात करें तो कल भी मैंने बताया था कि ब्लड जो होते हैं दो तरह के होते हैं, यानी एक जो होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं, जबकि दूसरा जो ब्लड होता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन कॉर्पसेल्स कहते हैं। ठीक है, यानी जो भी ब्लड की क्वांटिटी 5 से 6 लीटर होती है, ठीक है, जो भी ब्लड की क्वांटिटी 5 से 6 लीटर होती है, इसमें से 40 से 45%, 40 से 45% इसमें क्या होता है, तो 3 चीज़ों का कंटेंट होता है। कौन कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, जबकि जो ब्लड 5 से 6 लीटर होता है उसमें से लगभग जो है 55 से 60%, कितना, लगभग 55 से 60% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा यानी प्लाज्मा क्या है, नॉन कॉर्पसेल्स ब्लड है। क्या बोलेंगे इसको, नॉन कॉर्पसेल्स ब्लड। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 55 से 60%। प्लाज्मा कितना होता है, 55 से 60%। इसको याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वहीं अगर हम कणिकाओं की बात करेंगे, वही जो है हम कणिकाओं की अगर जो बात करेंगे तो ये जो कणिकाएं जो होती हैं कितनी होती है, 40 से 45% के बीच होती हैं। ठीक है, नीचे नोट को ध्यान से पढ़ लेंगे। मानव शरीर में 40 से 45% आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं, जबकि वहीं अगर जो हम प्लाज्मा की बात करें तो 55 से 60% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम आगे चलते हैं और अब हम जैसे कि जो मैंने बताया आप लोगों को ब्लड के बारे में, यानी ब्लड जो होते हैं क्या होती, कणिकाएँ होती हैं। क्या होती हैं, रक्त कणिकाएँ होती हैं, यानी ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं। और ये जो ब्लड जो कॉर्पसेल्स हैं ये 3 हैं, कौन कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तीनों क्या है, कणिकाएँ हैं। और ये कुल ब्लड का तीनों कितना होता है, तो 40 से 45%। कितना होता है, 40 से 45%। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अब इसी क्रम में हम जो है इन तीनों को बारी बारी से जो है डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये जो तीनों जो ब्लड आपके सामने हैं, इन तीनों को बारी बारी से हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। यानी पहले हम आरबीसी को जानेंगे, और आरबीसी को जानने के साथ साथ क्या जानेंगे कि आरबीसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे पॉइंट पे 1 बाय 1 करके हम जो है डिस्कस करते हुए चलेंगे। फिर क्या जानेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में, देन
प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है। यानी इन तीनों ब्लड पे हम जो है बारी बारी से चर्चा जो है करते हुए चलेंगे। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आरबीसी से, ठीक है। यानी अगर जो आरबीसी की हम बात करें, आरबीसी की अगर जो हम बात करें तो आरबीसी का जो केमिकल नेम है, क्या बोलेंगे, रासायनिक नाम। आरबीसी का रासायनिक नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स। यानी आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। आरबीसी को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। कैसे क्वेश्चन आता है, तो उसमें ब्लड के कुछ साइंटिफिक नेम को ऐड करके और पूछता है कि इसमें से कौन सा आरबीसी है या कौन सा आरबीसी नहीं है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि इनके साइंटिफिक नेम को, जैसे कि आरबीसी को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, उसी तरह से डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, जबकि प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे नाम आपको बारी बारी से मिलने वाले हैं। अब इसके बाद बात करें तो ये जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं सब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके एग्जाम में डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड या आरबीसी से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बारी बारी से इन सारे टॉपिक पे हम जो डिस्कस करते हुए चलेंगे। जैसे अगर जो हम बात करें आरबीसी का निर्माण, यानी आरबीसी कहाँ बनता है, तो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि मेनली जो ब्लड जो होते हैं, तो ब्लड हमारे शरीर में 3 जगहों पे बनता है। ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, 3 अंगों में होता है। कौन कौन से, तो एक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। दूसरा क्या, लीवर होता है, और स्प्लीन होता है। 3 ऐसे प्रमुख अंग हैं। तो वहीं अगर जो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे दे कि कहाँ पर आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक है, यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बोन मैरो। कहाँ बनता है, तो अस्थि मज्जा में। कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा, या इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं बोन मैरो, ठीक है। क्या बोलते हैं, बोन मैरो, ठीक है। यानी आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो इसका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। वहीं अगर जो बोन मैरो की हम बात करें तो बोन मैरो जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। बोन मैरो कितने तरह के होते हैं, एक तो होता है रेड, एक होता है रेड, और दूसरा जो होता है येलो होता है, ठीक है। कैसा होता है, येलो होता है। यानी रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो, ठीक है। तो मेनली जो आरबीसी जो बनता है वह रेड बोन मैरो में बनता है। कहाँ बनता है, रेड बोन मैरो में, इसको याद रखिएगा। वहीं अगर जो हम इसकी मृत्यु की बात करें तो आरबीसी की मृत्यु कहाँ हो जाती है, स्प्लीन में हो जाती है। कहाँ होती है, स्प्लीन में होती है। और स्प्लीन में मृत्यु होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको कब्रिस्तान के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान। यानी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ ले, कई बार यह क्वेश्चन जो है रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान किसे कहते हैं। आरबीसी का ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो स्प्लीन को कहते हैं। किसे कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है। वही अगर जो नॉर्मल क्वांटिटी की हम बात करें तो यह जो है 50 से 54 लाख, कितना, 50 से 54 लाख, या अगर जो हम बात करें तो यह 5 to 5.4 मिलियन के बीच हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 to 5.4 मिलियन। 50 से 54 लाख होते हैं। और कितने में होते हैं, तो पर mm³, यानी 1 mm ब्लड में, 1 mm ब्लड में आरबीसी के पार्टिकल्स कितने होते हैं, तो 50 से 54 लाख के बीच होते हैं। इसको याद रखिएगा। 1 mm ब्लड में, 1 mm ब्लड में आरबीसी के पार्टिकल्स की संख्या कितनी होती है, तो 50 से 54 लाख होते हैं, ठीक है। देन स्ट्रक्चर की अगर जो हम बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है उभयावतल होता है। कैसा होता है, उभयावतल, या इसको हम कहेंगे बाइकॉनकेव। क्या बोलेंगे, बाइकॉनकेव, ठीक है। यानी आरबीसी का शेप जो होता है वो कैसा होता है, उभयावतल या बाइकॉनकेव होता है। वही लाइफ स्पेल की अगर जो हम बात करें, लाइफ स्पेल की अगर जो हम बात करें तो यह जो है 120 दिन, यानी 120 दिन में आरबीसी जो होता है यूजलेस हो जाता है। अगर जो उसको हम कहीं भी स्टोर करके रखते हैं तो 120 दिन के बाद आरबीसी कैसा हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। और कार्य की बात करें तो मेनली इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य जो होता है शरीर को ऑक्सीजन की
आपूर्ति करना, ठीक है। ड्यू टू सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू ब्लड, शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति करना मुख्य रूप से इसका काम होता है, ड्यू टू सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू ब्लड, ठीक है। वहीं अगर जो इफेक्ट की बात करें तो इफेक्ट की अगर जो हम बात करें तो कमी हो सकता है और अधिकता हो सकता है, ठीक है। यानी अगर जो आरबीसी की कमी होगी तो क्या होगा, अधिकता होगा तो क्या होगा, तो इसकी कमी से होता है एनीमिया। क्या होता है, एनीमिया। यानी अगर जो आरबीसी का लेवल कम होगा, आरबीसी का लेवल कम होगा तो क्या होगा, एनीमिया होगा। अगर जो आरबीसी का लेवल कम होगा तो क्या होगा, एनीमिया होगा। और वही अगर जिसका लेवल बढ़ेगा तो इसका लेवल बढ़ने से जो बीमारी होती है उसको कहते हैं पॉलीसेथीमिया। क्या बोलते हैं, पॉलीसेथीमिया, ठीक है। तो याद रखिएगा ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि यदि शरीर में आरबीसी की कमी होगी तो कौन सा बीमारी होगा, एनीमिया होगा। वहीं अगर जो आरबीसी की अधिकता होगी तो क्या होगा, पॉलीसेथीमिया होगा, ठीक है। तो आरबीसी से रिलेटेड ये सब सारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में, और अस्थि मज्जा में सबसे ज़्यादा इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो रेड बोन मैरो में, लाल अस्थि मज्जा में, ठीक है। वहीं अगर जो हम डेड पॉइंट की बात करें तो स्प्लीन में, यानी जब आरबीसी जो है स्प्लीन में जब पहुँचता है तो यह यूजलेस हो जाता है। इस वजह से मेनली जो है मुख्य रूप से जाना जाए कि हम जो है स्प्लीन को क्या कहते हैं, तो कब्रिस्तान के नाम से जानते हैं। आरबीसी का ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान कहते हैं, ठीक है। वही नॉर्मल क्वांटिटी की अगर जो बात करें तो 50 से 54 लाख होता है। कितना, 50 से 54 लाख होता है, यानी 5 to 5.4 मिलियन पर mm3। आरबीसी कितना होता है, 5 to 5.4 मिलियन पर mm3, याद रखिएगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा होता है, ये बाई कनकेव होता है। कैसा होता है, बाई कनकेव होता है, ठीक है। वहीं अगर जो जीवन काल की बात करें तो 120 दिन होता है। कितना होता है, 120 दिन होता है, ठीक है। कार्य की बात करें तो मेनली क्या करता है ये, तो शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, यानी शरीर में मुख्य रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में ये मददगार होता है, ठीक है। प्रभाव की बात करें तो इसकी कमी से क्या, एनीमिया, जबकि इससे अधिकता से क्या होता है, पॉलीसेथीमिया होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इसको याद रखिएगा आरबीसी से रिलेटेड। इसके बाद हम चलते हैं अगले ब्लड क्या, डब्ल्यूबीसी की तरफ, ठीक है। तो ये पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि आरबीसी की कोशिका में केंद्रक नहीं होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरबीसी की कोशिका में केंद्रक नहीं होते हैं। वही अगर जो हम अपवाद जान लें कि ऊंट और लामा दो ऐसे जीव हैं, ऊंट और लामा दो ऐसे जीव हैं जिनके आरबीसी की कोशिका में केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा जीव है, कौन सा ऐसा जीव है जिनकी कोशिका में केंद्रक पाए जाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऊंट और लामा। ऊंट और लामा, इसको याद रखिएगा, दोनों ऐसे जीव हैं जिनके आरबीसी की कोशिका में केंद्रक पाए जाते हैं, नहीं तो और किसी के आरबीसी की कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ब्लड से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट पॉइंट जाने। तो हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के बारे में बता दें कि हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन रक्त में महत्वपूर्ण, हीमोग्लोबिन रक्त में महत्वपूर्ण लौहयुक्त प्रोटीन है, लौहयुक्त प्रोटीन है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ये याद रखिएगा, यानी एक क्वेश्चन पूछता है कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। यानी हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन क्या है, तो लौहयुक्त प्रोटीन है। क्या है, लौहयुक्त प्रोटीन है। यानी अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो यह जो है हीम और ग्लोबिन के सहयोग से बना है। यानी हीम क्या है, तो हीम आयरन हो जाएगा, और वहीं अगर हम ग्लोबिन की बात करें तो ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। तो बाय द वे कभी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले कि हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लोबिन।
कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। जबकि हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आयरन यानी क्या? Fe। आयरन यानी Fe। ठीक है, याद रखिएगा, ये दोनों ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। वहीं अगर जब हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा, Hb की सामान्य मात्रा, ठीक है, सामान्य मात्रा, तो मेल में देखा जाए तो हीमोग्लोबिन कितना रहना चाहिए? तो 13.9 टू 16.9 मिलीग्राम पर डीएल। क्या है? 13.9 टू 16.9 मिलीग्राम पर डीएल। ये क्वेश्चन पिछली बार जो है रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मानव में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा क्या होती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 13.9 टू 16.9 मिलीग्राम पर यानी डीएल। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, दे देता है जनरली मिलीग्राम पर मिलीलीटर, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मिलीग्राम पर लीटर, ऐसे करके। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इस चीज़ को याद रखना है कि जब भी अगर जो शुगर लेवल हो या हीमोग्लोबिन का लेवल हो, कि किससे मेजर किया जाता है? तो मिलीग्राम पर डेसीलीटर से मेजर किया जाता है। ठीक है, किससे किया जाता है? मिलीग्राम पर डेसीलीटर से किया जाता है। ठीक है, वहीं अगर जो हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल में थोड़ा कम होता है, यानी 11.9 टू 13.9 मिलीग्राम पर डीएल के बीच होता है। ठीक है, क्या? 11.9 टू 13 पर डीएल के बीच होता है। और प्रभाव की बात करें तो इसकी कमी से भी क्या होता है? यानी अगर जो हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो कौन सी बीमारी होगी? एनीमिया होगा। हीमोग्लोबिन की जो कमी होगी तो कौन सी बीमारी होगी? एनीमिया होगा। इसको याद रखिएगा, बहुत ही जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड 3-4 महत्वपूर्ण पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन होता है? आंसर क्या हो जाएगा? ग्लोबिन। कौन से एलिमेंट होते हैं? तो आंसर क्या होगा? आयरन या फेरस। ठीक है, वहीं अगर जो हम बात करें नॉर्मल क्वांटिटी की, तो यह मेल में, पुरुषों में कितना होता है? 13.9 टू 16.9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। वहीं अगर जो हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या होगा? 11.9 टू 13.9 मिलीलीटर पर डीएल। और प्रभाव की बात करें तो इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया। और इसका काम क्या होता है? तो यह भी जो है ऑक्सीजन की सप्लाई करने में मदद करता है, यानी शरीर को ऑक्सीजन की सप्लाई करने में भी ये भी क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, यह जो है मदद करता है। ठीक है, चलिए, तो ये जो है महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद जो है हम आगे और भी जो है इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बात पे डिस्कस करेंगे। तो अब हम जानेंगे क्या? डब्ल्यूबीसी के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने अभी जो है आरबीसी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों पर डिस्कस किया, उसी तरह से अब हम डब्ल्यूबीसी के बारे में जानेंगे। तो डब्ल्यूबीसी का अगर जो हम बात करें केमिकल नेम, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइड्स। और इसको याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है, यानी डब्ल्यूबीसी का रासायनिक नाम या केमिकल नेम क्या है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूकोसाइड्स। वहीं अगर जो हम फॉर्मेशन की बात करें तो इसका जो फॉर्मेशन जो होता है ना, स्प्लीन में होता है। कहाँ होता है? स्प्लीन में। और स्प्लीन में बनने की वजह से इसको एक अलग से नाम दिया गया। और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि शरीर में ब्लड बैंक किसे कहते हैं? शरीर में ब्लड बैंक किसे कहते हैं? शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्प्लीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्प्लीन। यानी शरीर में स्प्लीन को जो है ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आरबीसी जो होता है रिसाइकल होकर क्या यूजलेस हो जाता है, जबकि उसी का कन्वर्जन किस में हो जाता है? डब्ल्यूबीसी में हो जाता है। यानी यह क्या करता है? यह जो है फॉर्म करता है किसको? डब्ल्यूबीसी को। और यह डेड पॉइंट किसके लिए जाना जाता है? तो आरबीसी के लिए। तो इस वजह से इसको ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम डेड पॉइंट की बात करें तो यह जो है ब्लड में ही यूजलेस हो जाता है। डब्ल्यूबीसी जो है ब्लड में यूजलेस हो जाता है। तो कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि यह कहाँ पर, इसका आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? तो आरबीसी की मृत्यु तो स्प्लीन में, लेकिन डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ब्लड हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर जो हम क्वांटिटी की बात करें तो यह जो है 5000 से लेकर के 9000 पर mm क्यूब के बीच होता है। ठीक है, यानी 1 mm ब्लड में
डब्ल्यूबीसी के पार्टिकल्स कितने होते हैं, तो 5000 से लेकर के 9000 के बीच होते हैं, ठीक है, 5000 से लेकर के 9000 के बीच होते हैं। वहीं अगर जब हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी कितना होता है, कितना आरबीसी, तो अभी मैंने बताया था 50 से 54 लाख के बीच होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, तो इस वजह से इसको हम क्या कह सकते हैं, अनियमित, क्या बोलेंगे, अनियमित या इरेगुलर, क्या इरेगुलर बोलेंगे, ठीक है, इरेगुलर, अनियमित होते हैं। कार्य क्या होता है, तो यह जो है शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का नियंत्रण करता है, यानी कंट्रोल द इम्यूनिटी सिस्टम, क्या, कंट्रोल द इम्यूनिटी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा ऐसा रक्त है, कौन सा ऐसा रक्त है जो शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को कंट्रोल करता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो है एक ऐसा शरीर में एक ऐसा जो है ब्लड है जो कि इम्यूनिटी सिस्टम को कंट्रोल करता है। और इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे कंट्रोल करता है, तो एंटीबॉडी बना करके, अभी मैं आगे बताऊंगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जीवन काल की बात करें तो 2 से 5 दिन होता है, कितना, 2 से 5 दिन। वहीं अगर हम अनुपात की बात करें, यानी आरबीसी इज टू डब्ल्यूबीसी, और जिनके अनुपात की बात करेंगे तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम कितना होता है, 54 लाख होता है, कितना होता है, 54 लाख, जबकि यह मैक्सिमम कितना हो रहा है, 9000 हो रहा है। तो रेशियो निकालेंगे तो रेशियो आपका क्या निकल कर के आ जाएगा, रेशियो आपका क्या निकल के आ जाएगा, तो 600:1 का क्या हो जाएगा, 600:1 का, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है, शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है, तो 600:1 का होता है, कितना होता है, 600:1 का होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो है सारे डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट रहे, कौन कौन से, तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, पता है, स्प्लीन में। मृत्यु कहाँ होती है, ब्लड में। क्वांटिटी कितनी होती है, 5000 से लेकर के 9000 पर mm के बीच। स्ट्रक्चर कैसा होता है, इरेगुलर होते हैं, अनियमित होते हैं। कार्य क्या होता है, तो शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को कंट्रोल करना, ठीक है, शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को कंट्रोल करना। वहीं अगर जो लाइफ स्पेल की बात करें तो 2 से 5 दिन का होता है। अनुपात की बात करेंगे तो डब्ल्यूबीसी का 600 गुना आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी का 600 गुना आरबीसी होता है। इस सारे मज़ेदार पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहीं अगर जो केमिकल नेम की बात करें तो इसका केमिकल नेम क्या है, ल्यूकोसाइड्स है, क्या है, ल्यूकोसाइड्स है, ठीक है। चलिए प्रभाव की अगर में देखा जाए, प्रभाव में देखा जाए तो इसकी कमी से क्या होती है, तो इसकी कमी से होती है ल्यूकोपीनिया, याद रखिएगा, क्या होता है, ल्यूको, यानी डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाएगी तो कौन सी बीमारी होगी, ल्यूकोपीनिया। और वहीं अगर जो इसकी अधिकता हो जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है, तो ल्यूकीमिया होता है, क्या होता है, ल्यूकीमिया होता है, ठीक है। याद रखिएगा दोनों बातें को कि अगर जो शरीर में डब्ल्यूबीसी की कमी होती है तो ल्यूकोपीनिया, शरीर में डब्ल्यूबीसी की कमी होती है तो ल्यूकोपीनिया, और इसकी अधिकता होती है तो क्या होता है, ल्यूकीमिया होता है, ठीक है। वहीं अगर जो टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी जो मेनली जो होते हैं ये 5 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। क्या है, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। यह डब्ल्यूबीसी जो होते हैं 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स
लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, कौन कौन से हैं? लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। एक बार फिर से देख लें, इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ठीक है, ये 5 तरह के होते हैं। कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। होता क्या है कि इसमें जो है इन दोनों के साथ जैसे एक और नाम ऐड कर लिया, क्या? एरिथोसाइट्स। कौन सा नाम ऐड कर लिया? एरिथोसाइट्स। और आपको पता है कि अभी मैंने बताया कि एरिथोसाइट्स हम किससे कहते हैं? आरबीसी को कहते हैं। और एक और नाम ऐड कर लिया, किसको? ल्यूकोसाइट्स को। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ ले कि इसमें से कौन सा डब्ल्यूबीसी नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? एरिथोसाइट्स, क्योंकि एरिथोसाइट्स क्या है? आरबीसी है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो नाम भी जानना आपको बहुत ही जरूरी है। डब्ल्यूबीसी 5 तरह के होते हैं, कौन कौन से? इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसी कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं। सारे डब्ल्यूबीसी का काम जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, सभी डब्ल्यूबीसी के फंक्शन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लासेस बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। कोई भी अगर जो प्रॉब्लम होती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में एक बार बताइएगा। पूरा इस लेवल से क्लास को आपके अरेंज किया जा रहा है ताकि हर लेवल के एग्ज़ाम को आप जो है आसानी से इससे जो है आप प्रिपरेशन कर सकें, चाहे वो रेलवे के एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे पुलिस के एग्ज़ाम हो। लगभग सभी लेवल को इसमें टच करने का प्रयास किया गया है। तो इसके लिए एकदम आप निश्चिंत रहें। करना क्या है, तो बस सीरियसली हो करके पढ़ाई करना है और इस प्लेटफॉर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, जिससे कि आप ही की तरह बाकी लोग भी इस प्लेटफॉर्म के बारे में जान सकें और इसका लाभ ले सकें। ठीक है, चलिए अब जो है कणिका ब्लड में हम तीसरे नंबर के ब्लड की तरफ चलते हैं। क्या है? प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स को हम रक्त बिंबाणु के नाम से जानते हैं या इसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि थ्रोम्बोसाइट्स किस ब्लड का वैज्ञानिक नाम है या किसका रासायनिक नाम है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स का। यानी प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। फॉर्मेशन की अगर जो बात करें तो इसका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। किस में होता है? अस्थि मज्जा में। डेड पॉइंट की हम बात करें तो स्प्लीन में होता है। डेड पॉइंट क्या हो जाएगा? स्प्लीन। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका भी कोई फिक्स शेप नहीं होता है। इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। ठीक है, कार्य की बात करें तो इसका काम क्या होता है कि शरीर में चोट के बाद, शरीर में चोट के बाद यह जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होना। क्या करता है ये? तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं अगर जो हम प्रभाव की बात करेंगे तो क्या होगा? चोट के बाद रक्त का थक्का नहीं बनेगा। चोट के बाद रक्त का थक्का नहीं बनेगा। याद रखिएगा, चोट के बाद रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, तो 3-4 महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको याद रखिएगा। केमिकल नेम इसका क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। इसकी मृत्यु कहाँ होती है? स्प्लीन में। स्ट्रक्चर कैसा होता है? अनियमित होता है। कार्य क्या है? तो चोट के बाद रक्त में थक्का बनाने में ये मदद करता है। ठीक है, और कमी क्या हो जाएगी? तो अगर जो इसकी कमी होगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। वहीं अगर जो हम जीवन काल की बात करें तो इसका जो लाइफ स्पेल जो होता है वह 8 से 10 दिन का होता है। कितने समय का होता है? 8 से 10 दिन का होता है। ठीक है, तो कुछ बहुत जितने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट है, सब पे मैंने डिस्कस करा दिया है। प्लेटलेट्स का केमिकल नेम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स है। निर्माण अस्थि मज्जा है। ठीक है, अस्थि मज्जा है। डेड पॉइंट इसका स्प्लीन है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो इरेगुलर शेप में होता है। ठीक है, इरेगुलर शेप में होता है। लाइफ स्पेल 8 से 10 दिन का होता है। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने बता दिया। प्लेटलेट्स में याद रखिएगा, प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन होते हैं जो चोट के बाद जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन होते हैं जो चोट के बाद ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्लाज्मा पे। तो प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि प्लाज्मा जो होता है रक्त का क्या है, ये रक्त का यह जो है नॉन कॉर्पसल्स पार्ट है। कौन सा पार्ट है? नॉन कॉर्पसल्स पार्ट है। और यह कुल कितना होता है? तो 55 से 60%। कितना होता है? 55 से 60% याद रखिएगा। और प्लाज्मा में जल कितना होता है? तो 90 से 93%। क्या है? 90 to 93%। एंड लाइफ स्पेल की बात करें तो 10 से 12 घंटे होते हैं। और महत्वपूर्ण कार्य इनके क्या है? तो यह एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। क्या करता है? ये एंटीबॉडी बनाने में ये मदद करते हैं। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। चलिए आगे हम चलते हैं ब्लड ग्रुप के। तो आपको भी पता है कि ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया था? कार्ल एंड स्टीनर महोदय ने। किसने बताया था? कार्ल एंड स्टीनर महोदय ने। और ब्लड ग्रुप जो है 4 तरह के होते हैं, ए बी और ओ। ठीक है, ए बी और ओ। और किस बेसिस पर ब्लड को 4 वर्गों में रखा गया था? तो वो नाम क्या है? एंटीजन। एंटीजन के बेसिस पे ब्लड को 4 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, और इसमें से ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में डी कैस्टिलो ने बताया था। किसने बताया था? डी कैस्टिलो ने। ये भी नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण नाम है। कभी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में किसने बताया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी कैस्टिलो। क्या है? डी कैस्टिलो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। प्रतिजन के आधार पे ब्लड को 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, प्रतिजन के आधार पे ब्लड को 4 वर्गों में बांटा गया है। वही अगर जो हम प्रतिजन या एंटीजन की बात करें तो ये सिर्फ 2 होते हैं। कौन कौन से? ए और बी। यानी अगर जो 2 तरह के एंटीजन हैं तो इनके साथ स्थितियां क्या बन सकती है कि या तो एंटीजन किसी में ए होगा, या तो एंटीजन किसी में बी होगा। ठीक है, या तो एंटीजन किसी में क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? ए बी हो सकता है, या तो किसी में एंटीजन कोई नहीं होगा, या तो इसमें एंटीजन क्या होगा? एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी जिसमें एंटीजन ए रहेगा वो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जिसमें एंटीजन ए रहेगा वो ब्लड ग्रुप क्या? ए हो जाएगा। जिसमें एंटीजन बी रहेगा वो बी हो जाएगा। और जिसमें एंटीजन दोनों रहेंगे वो ए बी हो जाएंगे। और जिसमें एंटीजन कोई नहीं रहेगा तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि जिस ब्लड में एंटीजन ए रहेगा वो ब्लड ग्रुप ए होगा, जिस ब्लड में एंटीजन बी रहेगा बी, और जिस ब्लड में एंटीजन दोनों रहेंगे ए बी हो जाएंगे। जिसमें एंटीजन एब्सेंट रहेगा वो ब्लड ग्रुप क्या? वो हो गया। तो एंटीजन के बेसिस पे ब्लड को 4 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, एंटीजन के बेसिस पे ब्लड को 4 वर्गों में बांटा गया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। तो एंटीजन कितने हैं? 2 हैं, ए बी। अभी मैंने ये चीज़ें आपको बता दिया। जहाँ पर एंटीजन एब्सेंट होते हैं, जहाँ पर एंटीजन एब्सेंट होते हैं, एंटीजन जहाँ एब्सेंट होते हैं तो ब्लड ग्रुप क्या होता है? वो होता है जहाँ एंटीजन दोनों होते हैं तो ब्लड ग्रुप क्या? ए बी। जहाँ एंटीजन बी है वहाँ ब्लड ग्रुप बी, जहाँ एंटीजन है वहाँ ब्लड ग्रुप। और एंटीबॉडी हमेशा इसका अपोजिट होता है। एंटीबॉडी की अगर जो हम बात करें तो हमेशा इसका अपोजिट होता है। ठीक है, यानी बी की अगर जो ए की बात करें तो बी होगा, और बी की बात करें तो ए हो जाएगा। ठीक है, और इसको हमेशा स्मॉल लेटर से करते हैं। कैसे करते हैं? स्मॉल लेटर से करते हैं। ठीक है, और ए बी में एंटीजन कोई नहीं, इस वजह से अब ब्लड ग्रुप कैसा है? सर्वग्राही है। कैसा है? सर्वग्राही है। सर्वग्राही है। और इसमें एंटीजन कोई नहीं है तो यह ब्लड ग्रुप क्या है? सर्वदाता है। तो ये 2 महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा कि ब्लड ग्रुप ए बी जो है क्या? सर्वग्राही रक्त समूह है, जबकि सर्वदाता रक्त समूह की बात करें तो ब्लड ग्रुप क्या? ओ है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कई बार यह क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह। तो सर्वदाता रक्त समूह की अगर जो हम बात करें तो सर्वदाता रक्त समूह की बात करें तो ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव। और वहीं अगर जो हम सर्वग्राही रक्त समूह की बात करें तो ए बी पॉजिटिव होगा। क्या होगा? ए बी पॉजिटिव होगा। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सर्वदाता का जो पूछता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओ नेगेटिव। ठीक है, यानी कभी ऑप्शन ऐसा कर दे ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। तो अगर जो आपसे पॉजिटिव पूछता है सर्वग्राही के लिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी पॉजिटिव। और वहीं अगर जो दाता पूछता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओ नेगेटिव हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। आर एच फैक्टर।
आरएस फैक्टर जो है इसमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस नाम की डिसऑर्डर होती है। इसमें होता क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग जो चोट लगने के बाद नहीं होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं रक्त से रिलेटेड प्रोटीन की। तो रक्त में जो प्रोटीन जो पाए जाते हैं इसमें कौन कौन से प्रोटीन है? प्रोथ्राम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, क्या है? प्रोथ्राम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, हिपैरिन है। कौन सा प्रोटीन है? हिपैरिन है, और थ्रोम्बोकाइनेस। क्या है? थ्रोम्बोकाइनेस, ठीक है। तो यह जो है 4 तरह के महत्वपूर्ण प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रोटीन है? तो प्रोथ्राम्बिन, थ्रोम्बोकाइनेस, फाइब्रिनोजन एंड हिपैरिन, 4 महत्वपूर्ण प्रोटीन है। इन चारों प्रोटीन को याद रखिएगा। तो ये दोनों प्रोटीन क्या करते हैं? तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या करते हैं? ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि हिपैरिन प्रोटीन क्या करता है? तो ये एंटी क्लॉटिंग का काम करता है। क्या करता है? ये एंटी क्लॉटिंग का काम करता है, यानी यह शरीर में रक्त का थक्का होने से रोकता है, ठीक है। यानी यह हमारे शरीर में रक्त का थक्का होने से क्या करता है? रोकने में मदद करता है। जबकि फाइब्रिनोजन क्या करता है? तो जहाँ भी चोट लगता है वहाँ पे क्या करता है? ये जाल का संरचना बनाता है। क्या करता है? ये जाल का संरचना बनाता है, ठीक है। तो ये जो है महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनको याद रखिएगा, ठीक है। आगे जो है फिर से आप लोगों को इसी तरह की साइंस की मज़ेदार क्लासेज जो है मिलती रहेंगी। बने रहिएगा इस चैनल पे। फिर से हाजिर हो गए एक नए वीडियो के साथ। सर्कुलेशन का पार्ट 3 होगा जिसमें हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो अब तक जो भी मैंने आप लोगों को बताया सर्कुलेशन का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों वीडियो को अच्छे से देखिएगा। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की सहयोग आप लोग जो है करते रहिए और इस पूरे एक्सपर्ट टीम का जो है एंजॉय करते रहिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। तो थैंक फॉर वाचिंग दिस सेशन। आज की क्लास में इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।